हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ काफी ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन को कर भी रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के एमसीक्यूज, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग क्लास करने वाले इसके एमसीक्यूज हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारी पिछली क्लासें हुई थी इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वीडियो उन छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन छात्रों ने यूपीएससी ईपीओ का फॉर्म भरा है और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देर बाद क्लास शुरू करते हैं और आज के हमारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लास के क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में और हमारे कोर्स के बारे में। देखिए हमारे ऐप का नाम भी एग्जाम वेब है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे कोर्स की बात करते हैं, जो भी साथी यूपीएससी ईपीओ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए लेकर आए हैं हम यह हिंदी माध्यम में कोर्स, जो मात्र मिल रहा है आपको 349 रुपए में। ये कोर्स आपको मात्र मिल रहा है यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल कर रहे हो FEST 100। क्या? FEST 100 यदि कूपन कोड आप इस्तेमाल करते हो तो ये कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 349 रुपए में। रेगुलर प्राइस इसका 449 रुपए है, लेकिन यदि छूट चल रही है तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 349 रुपए में। कोर्स आपको मिलने वाला है। इस कोर्स की खास बात ये है कि हम आपको पूरा सिलेबस हिंदी में कवर कराने वाले हैं, चाहे आपका स्पेशल सब्जेक्ट हो गया या जीएस के सारे सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके अलावा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियलेशन, लेबर लॉ, सब आपको हम हिंदी माध्यम में कवर कराएंगे। तो देखिए साथियों, अब जो एग्जाम है काफी ज्यादा नजदीक आ गया है, तो आपको ऐसे नोट्स देखने चाहिए जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो। तो यदि आप ऐसे नोट्स की तलाश में हैं तो आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा दिए गए नंबर है इस पे आप क्वेरी भी कर सकते हो। आपको बैच संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो और अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हो। अपने बैच को देख सकते हो, डेमो देख सकते हो। इसके अलावा यदि आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देना चाहते हो तो हमारे बैच को भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए बिना देर हुए अब शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास। देखते हैं आज जो हमारी क्लास क्या रहने वाली है। तो आज जो क्लास हम लोग करेंगे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। उसमें देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कहता है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और एक कार की शर्तें संहिता 2020 में महिलाओं के रोजगार के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था? क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था? किसमें किया गया है? तो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य की शर्तें संहिता 2020 में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। रात की पाली में काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था? बिल्कुल नहीं। रात की जो पाली थी, नाइट शिफ्ट थी, उसमें तो ये छूट दी गई थी कि हाँ, आप जो महिलाएं हैं वो रात की पाली में नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन हमारी ये जो है ए गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। उन्हें केवल 9 घंटे प्रतिदिन काम करने की अनुमति है। नहीं, वो दिन में भी काम कर सकती है, रात भी काम कर सकती है, ओवर टाइम भी काम कर सकती है। 9 घंटे एक औसत मजदूरी होती है, 9 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है। 9 घंटे से यदि अधिक काम कराया जाएगा तो वो आपका किसमें काउंट होगा? तो आपके वो ओवर टाइम में काउंट होता है, फिर उसकी सैलरी अलग से मिलती है। तो यहाँ पे जो 9 घंटे हैं इससे भी ज्यादा महिलाएं काम कर सकती हैं, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, उन्हें ओवर टाइम करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल अनुमति तो है। तो बचा क्या हमारा? बचा ऑप्शन हमारा डी। तो बचता है कि रात की पाली में काम करने की अनुमति है, लेकिन क्या करना चाहिए? यदि नियोक्ता महिलाओं से या जो महिला कर्मचारी उनसे काम करा रहा है तो क्या करना है? नियोक्ता को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनकी सहमति से ये काम हो रहा है। यदि वो चाहती है कि वो नाइट शिफ्ट करें तभी उनको नाइट शिफ्ट मिलेगी अथवा नाइट शिफ्ट नहीं मिलेगी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर आ जाएगा हमारा डी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना में नियोक्ता के 12% अंशदान का कितना प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से कर्मचारी पेंशन यानी कौन सा ईपीएस 1995 में, आपकी जो योजना आई थी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जमा किया जाता है। ठीक है, 12% का अंशदान कितना जमा किया जाता है? चलिए देखते हैं। ईपीएस की बात कर रहा है, ईपीएस की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो ईपीएस में आपका जमा किया जाता है वो देखिए यहाँ पर जो बात की जाएगी, जो मजदूरी होगी, जो मजदूरी हुई उसकी अधिकतम सीमा होती है, वहां तक जमा किया जाता है। तो जो मजदूर है इसकी मजदूरी की अधिकतम अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपकी होनी चाहिए 15,000। कितनी है? 15,000 यदि इसकी होती है। ठीक है, कितनी मजदूरी सीमा इसकी कितनी होती है? 15,000। 15,000। ठीक है, तो ये 12% वाला जो अंशदान ये होगा और कितने परसेंट? तो ये 8.33। कितना है? 8.33% जो है ये ईपीएस में जमा होता है। ईपीएस में कितना जमा होगा? 8.33 ये जमा होता है। तो जो बचा है, बचा कितना है? 3.67। क्या है आपका? 3.67% बचा है। ये किस खाते में जमा होता है? यदि ये ईपीएस में जमा हो गया तो ये कौन से अकाउंट में जमा होगा? ये आपका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। किसमें?
ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, इस ईपीएफ अकाउंट में ये आपका जमा होगा। तो सही आंसर हमारा क्या रहने वाला है यहाँ का? सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे एक बात रखना है, अधिकतम मजदूरी सीमा यहाँ पे कितनी बताई गई है? तो ये 15,000 भी आपको याद रखनी है। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक संबंध के बहुलवादी दृष्टिकोण और कट्टरपंथी दृष्टिकोण, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है, के बीच मौलिक अंतर क्या है, के बीच मौलिक अंतर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा पहला क्या रहने वाला है? तो पहला ऑप्शन है कि बहुलवादी दृष्टिकोण संघर्ष को अनावश्यक मानता है, जबकि कट्टरपंथी से अपरिहार्य मानता है। ये तो आपका ठीक नहीं है। अगला देखिए, बहुलवादी दृष्टिकोण पूंजीवाद को स्वीकार करता है, बिल्कुल बात सही है, पूंजीवाद को स्वीकार करता है। संघर्ष के समझौते से हल करने की वकालत करता है, बिल्कुल बात ठीक है। जबकि बहुलवादी जो होता है वो क्या है? पूंजीवाद का शोषणकारी मानता है। क्या है? पूंजीवाद को शोषणकारी मानता है और उसे उखाड़ फेंकने की वकालत करता है, बिल्कुल बात ठीक है। कट्टरपंथी जो होते हैं, कट्टरपंथी जो दृष्टिकोण है, उन्हें यही लगता है जो पूंजीवादी है वो क्या है, वो जो हमारे मजदूर हैं उनके शोषण करता है, ठीक है, ये शोषणकारी है। और क्या है, इनको उखाड़ फेंकने की बात यहाँ पे की जा रही है। किसमें आपकी बात की जा रही है? तो आपके जो कट्टरपंथी दृष्टिकोण है उसमें ये बात की जा रही है। तो सही आंसर हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हमारा जाएगा वो आपका 20 का सही आंसर होगा। कौन सा? 20 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, जो अभी क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे डाउनलोड जाइए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम चलाते हो तो सीधा सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे एग्जाम वेव, वहां भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की शर्तें संहिता 2020 के तहत, क्वेश्चन हमारा पहला जैसा है जो क्वेश्चन नंबर बनता हमारा, के तहत यदि कामगार कार्य के दौरान कोई चोट लगती है तो जिसके कारण वह विकलांग हो जाता है, तो नियोक्ता को क्षतिपूर्ति या भुगतान किसके प्रावधानों के तहत करना चाहिए? किसके प्रावधानों के तहत करना चाहिए? किसको करना है? नियोक्ता को करना है। और क्या करनी है? नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करनी है। तो क्या करना चाहिए? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जो आपकी लेटेस्ट आई है, इसमें आपके सारे जो नियम कायदे कानून है पुराने वाले ये समाहित किए गए हैं। तो जो हमारा लेटेस्ट होगा वही हमारा माना जाएगा। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत क्या है, प्रावधानों के तहत क्या है, नियोक्ता जो होगा वो क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा यदि जो कामगार है, जो कामगार है, वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसको चोट लग जाती है, वो विकलांग हो जाता है, ठीक है। चलिए तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी का सवाल से सही आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की बात कर रहा है यहाँ पे, को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि केवल ट्रेड यूनियन को राजनीतिक शक्ति देना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। श्रमिकों को जो है प्रबंधन में यदि भाग देने हैं तो ट्रेड यूनियन का राजनीतिक शक्ति नहीं, राजनीतिक ट्रेड यूनियन नहीं, बल्कि क्या होगा, जो आपके श्रमिक हैं उनको भी ये शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अनिवार्य रूप से उत्पादन के लाभों को श्रमिकों के साथ साझा करना, अनिवार्य यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, अनिवार्य रूप से यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता है। अगला देखिए, श्रमिकों और प्रबंधन के बीच सहयोग की भावना विकसित करना, उत्पादन बढ़ाना और औद्योगिक शांति की स्थापना करना, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। श्रमिकों और प्रबंधन के बीच क्या करना है? सहयोग की भावना रखनी है, ठीक है। एक दूसरे का ये लोग सहयोग कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं हो रहा है और जो काम हो रहा है स्मूथ तरीके से हो रहा है। मजदूर भी खुश है, आपका नियोक्ता भी, दोनों ही खुश हैं। ये किसके लिए था? ये आपके प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता के लिए था कि प्रबंधन में यदि श्रमिक आते हैं, प्रबंधन में यदि श्रमिक आते हैं तो जो श्रमिक निर्णय लेंगे वो प्रबंधन के लिए भी अच्छा होगा और जो श्रमिक हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? सी का सही आंसर होगा। कौन सा? सी का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत यदि किसी यूनियन को एकमात्र सौदेबाजी एजेंट, ठीक है, क्या है, एकमात्र सौदेबाजी एजेंट के रूप में जान लिया गया है, ठीक है, के रूप में मान्यता मिल जाती है, तो उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? तो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि एकमात्र सौदेबाजी एजेंट जो यूनियन है कब बनती है, ट्रेड यूनियन कब बनती है? तो ट्रेड यूनियन में, ठीक है, जो वहां पे जब हम लोग कहेंगे जहाँ पे ट्रेड यूनियन है, जो कंपनी है वहां पे ट्रेड यूनियन जो है, वहां के कितने परसेंट कर्मचारी? 75% कर्मचारी, कितने? 75% यदि कर्मचारी हैं उस ट्रेड यूनियन के साथ हैं, ठीक है, उस ट्रेड यूनियन में पंजीकृत है, तो वह ट्रेड यूनियन कैसी होगी? वो आपकी एकमात्र सौदेबाजी एजेंट के रूप में काम करेगी और जो सौदेबाजी एजेंट के रूप में काम करेगी, जो निर्णय लेगी, ये वैधानिक होंगे, कानूनी होंगे और मान्य पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रबंधन मानेगा नहीं कि हाँ आपके, यदि
जो आपका ट्रेड यूनियन है, इसके पास 75% से अधिक कर्मचारी जो हैं इसमें रजिस्टर्ड हैं, तो उसको जो उसके निर्णय होंगे वो आपको मानने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है कि किसी भी औद्योगिक विवाद को सीधे श्रम न्यायालय में ले जाने का, ठीक है, प्रतिष्ठान के वित्तीय रिकॉर्ड की गोपनीयता जानकारी पहुंचने का, नियोक्ता के साथ सभी सामूहिक सौदेबाजी समझौते में भाग लेने का और हस्ताक्षर करने का अनन्य अधिकार। यही आपका हो जाएगा। नियोक्ता के साथ क्या करेगा, वो सामूहिक सौदेबाजी में भाग लेगा और उसके जो मानने के लिए, ठीक है, और हस्ताक्षर करने का कि हाँ हम बात मानते हैं, इसका एक अनन्य अधिकार होगा। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक एक्सक्लूसिव पावर होगी आप किसके पास, ट्रेड यूनियन के पास एक एक्सक्लूसिव पावर रहने वाली है, यदि वह एकमात्र सौदेबाजी एजेंट के रूप में बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रम न्याय कल्याण, श्रम कल्याण का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि कल्याणकारी सुविधाएं कर्मचारी को इसलिए दी जाती हैं ताकि उन्हें असंतोष और विद्रोह की भावना को शांत किया जा सके। यहाँ पे चीज क्या है, असंतोष और विद्रोह। असंतोष और विद्रोह, तो यहाँ पे क्या होगा, संतोष का सिद्धांत कार्य करेगा कि श्रमिकों का है, श्रमिकों को संतोषी देना है, श्रमिकों को संतोष देना है, तो यहाँ पे क्या है, जिससे क्या होगा, उनके अंदर असंतोष की भावना नहीं आएगी। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर इसका हमारा आ जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका संतोष का सिद्धांत है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो आपका क्या होगा, तो वो होता है तुष्टीकरण का सिद्धांत। क्या है आपका, तुष्टीकरण का सिद्धांत, तुष्टीकरण का सिद्धांत, ये इसका एक और नाम होता है। तो यदि इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तुष्टीकरण का सिद्धांत, तो सही आंसर हमारा क्या था इसका, डी का सही आंसर था, डी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत 30 रेटेड कर्मचारी के लिए, 20 रेटेड कर्मचारी के लिए ग्रेजुटी की गणना किस आधार पर की जाएगी। चलिए, ग्रेजुटी की बात की जा रही है। ऑप्शन देखते हैं, सेवा समाप्ति के ठीक 3 महीने की औसत मजदूरी के आधार पर, अंतिम आहरित मूल मजदूरी के आधार पर, उनके द्वारा किए गए 30 वर्ग की मात्रा के आधार पर। बिल्कुल बात ठीक है, जो ग्रेजुटी की गणना की जाएगी किसके द्वारा, ग्रेजुटी की गणना की जाएगी 30 रेटेड कर्मचारियों के लिए, तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य 30 वर्ग है, उनके आधार पर जो उनके काम किया उसी के आधार पर ग्रेजुटी की गणना की जाती है। जो आपके 30 रेटेड कर्मचारी होते हैं, हम लोग कह सकते हैं, जो इनको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में कह सकते हैं परिवर्तनीय मजदूर बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये जो काम है बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया उसी प्रकार से क्या मिल रही है, ग्रेजुटी की गणना उस प्रकार से हो रही है। तो सही आंसर हमारा क्या रहने वाला है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पुनः मैं बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में और कोर्स के बारे में। हिंदी माध्यम में आपको कोर्स मिल रहा है मात्र 349 में कोर्स आपको मिल रहा है। तो यदि आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बैच की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे बैच देख रहे हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बूस्टर साबित हो, तो आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि औद्योगिक विवादों के समाधान में न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णय की तुलना में सुलह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। अधिनिर्णय की तुलना में, अधिनिर्णय कौन देता है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया, जस्ट इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अधिनिर्णय कौन देता है, तो आपका श्रम न्यायालय देता है। और श्रम न्यायालय कैसा जो निर्णय देता है वो कैसा होता है, श्रमिकों के लिए भी, नियोक्ताओं के लिए भी, और क्या हम लोग कहेंगे ट्रेड यूनियन उनके लिए भी क्या ऐसा होगा, तो बाध्यकारी होगा, मानना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हो। ठीक है, जो आपका अधिनिर्णय आएगा। लेकिन इसकी तुलना में सुलह, सुलह की सबसे बड़ी विशेषता, सुलह देखो सबसे इसमें से मैंने आपको अंतर बता दिया ना, सुलह कैसा होगा, सुलह आपका बाध्यकारी नहीं होगा। यदि पसंद नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, उससे आप हट सकते हो, जो समझौता हुआ उसको आप हट भी सकते हो। ठीक है, ये जो हम लोग कहेंगे सुलह जो होती है वो कैसी होती है, आपसी सहमति के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है, आपसी सहमति के आधार पर होती है। नियोक्ता होगा और जो आपका ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष होगा या जो श्रमिक होंगे, इन दोनों की सहमति के आधार पर ही क्या होगी, आपकी सुलह होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। सुलह समाधान पर पक्षों के बीच सहमति को प्राथमिकता दी जाती है जिससे भावी संबंध बेहतर होते हैं। बिल्कुल यही आपको हो जाएगा। ठीक है, अधिनिर्णय सस्ता और तेज होता है, बिल्कुल नहीं, अदालत में जाएगा तो सस्ता तो हो ही नहीं सकता, ना ही तेज होगा। सुलह अनिवार्य रूप से नहीं, बिल्कुल नहीं, सुलह अनिवार्य रूप नहीं होता है। ठीक है, अधिनिर्णय हमेशा त्रिपक्षीय होता है, ये भी आपका नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चा क्या हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मजदूरी संहिता 2019 में नियोजक की परिभाषा में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है। नियोजक की परिभाषा की बात की जा रही है, किसे शामिल नहीं किया है, देखिए देखते हैं। चलिए, किसी प्रतिष्ठान में प्रबंधन में नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे प्रबंधन की बात की जाए, प्रबंधन प्रबंधन में नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति, तो ये आपका नियोजक के अंतर्गत
बिल्कुल आता है, इसमें आता है। चलिए देखते हैं, एक कारखाने का प्रबंधक मैनेजर, ये भी आपका बिल्कुल परिभाषा में आता है। पंजीकृत ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष, ये आपका नहीं आता है, ठीक है। और देखिए, एक ठेकेदार जो कामगारों को काम करने पर लगाता है, ये भी आपका नियोजक के अंतर्गत आएगा। जो ठेकेदार होगा इसके अंतर्गत क्या है, कामगार काम कर रहे होंगे, लेकिन जब ट्रेड यूनियन होगा, ये एक बात से हम लोग कह सकते हैं, ये एक राजनीतिक पक्ष हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो सही आंसर हमारा होगा वो इसका सी आंसर हो जाएगा, सी। जो आपका पंजीकृत ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष है, ये किसमें काउंट नहीं होगा, ये आपके नियोजक में काउंट नहीं होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 के बाद भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन में सब आया सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था, इसके बारे में बात की गई। चलिए देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन का चरित्र पूरी तरह से गैर राजनीतिक हो गया, राजनीतिक हो गया भाई, ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन ने एक संगठित, केंद्रीकृत और अखिल भारतीय राजनीतिक मंच प्राप्त किया, बिल्कुल ये आपका होगा। आगे देखते हैं, सनी नहीं होगा, शायद उसने होगा या इसने होगा, ठीक है, इसने कर देते हैं, ठीक है। इसने संघों के बीच नेतृत्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, नेतृत्व को तो बढ़ाया था, ठीक है, नेतृत्व को तो बढ़ाया था। श्रमिकों को पहली बार सामूहिक सौदेबाजी का कानूनी अधिकार मिला, ये भी आपका नहीं होगा। बच्चा क्या हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 का सही आंसर होगा, कौन सा 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 121 है, ठीक है। इसने जो किया था, आपकी जो एआईटीयूसी है, इसने ऑल इंडिया पहचान दी थी, किसको, जो श्रमिक संघ है उनको ऑल इंडिया पहचान इसने दी है, तो ये आपकी इसी आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने पूरे भारत में इसकी पहचान दी है। कब स्थापना हुई है, तो 1920 में इसकी स्थापना हुई है। और इसी के आंदोलन के चलते आपको जो जो यूनियन है, कौन सी आपकी ट्रेड यूनियन अधिनियम जो आया था 1926 में, इसी के तहत आपको देखने को मिलेगा ट्रेड यूनियन आपका एक्ट आया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कर्मचारियों को कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी विकलांगता के कारण चिकित्सा उपचार के दौरान हुए आय के नुकसान की भरपाई कर सकें, ठीक है। क्या बात है, लाभ की बात की जा रही है, कर्मचारियों के लिए बात की जा रही है, अपनी विकलांगता के कारण, और चिकित्सा उपचार की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे नुकसान की भरपाई की बात की जा रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, अस्थायी विकलांग लाभ, ठीक है, यहाँ पे विकलांग पूरी तरह से हो चुका है, तो अस्थायी तो बिल्कुल नहीं हुआ। पुनर्वास भत्ता, यही आपका हो जाएगा। पुनर्वास भत्ता वो भत्ता होता है जो कहाँ कहाँ काम आएगा, जो श्रमिक है जब हॉस्पिटल में भर्ती होगा तो उसकी दवाई के लिए खर्चा जो भी आएगा वो आपके पुनर्वास भत्ता में आएगा। इसके अलावा जब वह विकलांग हो ही गया है तो उसकी जो आगे की राह है उसको सुनिश्चित करने के लिए आपको पुनर्वास भत्ता काम करता है, उसको पेंशन वगैरह देने का काम भी करता है। तो ठीक है, ये आंसर क्या होगा हमारा, 20 का सही आंसर होगा, बी, पुनर्वास भत्ता ही इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता के मॉडल के रूप में सह निर्धारण का अर्थ क्या है, सह निर्धारण का अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए सह निर्धारण के देख लेते हैं। ऑप्शन पहला क्या कहता है कि ये प्रबंधन और श्रमिकों, जो श्रमिक यानी जो यूनियन की बात की है, को संगठन के निर्णय लेने वाले बोर्डों में समान प्रतिनिधित्व और शक्ति प्रदान करता है, यही आपका होगा, ठीक है। सह निर्धारण क्या होगा, यही आपका हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन नंबर 124, औद्योगिक सम्मान संहिता 2020 में स्थायी आदेश लागू करने वाली सीमा को 100 कामगारों से बढ़ाकर 300 कामगारों तक करने का प्रावधान किया गया है। इस परिवर्तन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। श्रमिकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना, कामगार यदि बढ़ते हैं तो क्या सुरक्षा उन्हें मिलेगी, बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा का यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होती है, ठीक है, सुरक्षा का सीधा यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां 100 से 200 कर्मचारियों में उनका कुछ भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, छोटे नियोक्ताओं पर नियामक बोझ को कम करना, यही आपको हो जाएगा। यदि आपके पास कर्मचारी अधिक होते हैं तो आपको व्यापार करने में ज्यादा आसानी होगी, आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से और होगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो चौथा ऑप्शन कह रहा है ट्रेड यूनियन की शक्ति को बढ़ावा देना, प्रबंधन कभी नहीं चाहेगा कि ट्रेड यूनियन की शक्ति बढ़े, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि मजदूरी संहिता 2019 में बोनस भुगतान की गणना के लिए कर्मचारी की मासिक वेतन सीमा को क्या निर्धारित किया गया था, निर्धारित किया गया था, चलिए बात करते हैं। तो इसकी बात कर रहा है
तो बोनस भुगतान की बात कर रहा है। किसकी? बोनस भुगतान की बात कर रहा है और मासिक वेतन सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21,000 प्रति माह, ठीक है? 21,000 प्रति माह या उससे कम होनी चाहिए, उससे अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे बोनस भुगतान की बात हो जाएगी, ठीक है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा बी, ठीक है? चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समाज सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कर्मचारी का अंशदान ईपीएस खाते में जमा होता है। ईपीएस खाते में आपका बिल्कुल नहीं जमा होता है। किसमें जमा होता है? ईपीएफ खाते में ये आपका जमा होता है, ठीक है? ईपीएफ खाते में जमा होता है। अगला, केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से प्रत्येक कर्मचारी के ईपीएस खाते में पेंशन योग्य मजदूरी का 1.16% योगदान करती है। बिल्कुल बात सही है आपकी। जो केंद्र सरकार होती है अनिवार्य रूप से प्रत्येक कर्मचारी के ईपीएस खाते में, ठीक है, 1.16% का योगदान करती है, ठीक है। चलिए, पेंशन लाभ के लिए कर्मचारी को कम से कम 15 वर्ष की सेवा को पूरी करना अनिवार्य है। ये आपका गलत है। कितने कम से कम? तो 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष जो है सेवा को पूरी करना अनिवार्य है। आगे, पेंशन की गणना के लिए अधिकतम मासिक मजदूरी इसकी सीमा 21,000 होनी चाहिए। क्या ये आपका ठीक होगा? तो यहाँ पे ये अभी कितना होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15,000। कितना? 15,000। 15,000, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या था हमारा? 20 का सही आंसर था बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए स्वैच्छिक मध्यस्थता का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? स्वैच्छिक मध्यस्थता यहाँ पे क्या है? मैंने आपको कहा था स्वैच्छिक मध्यस्थता की बात कर रही है, यानी स्वयं से, ठीक है? स्वयं की इच्छा से। अब स्वयं की इच्छा कहाँ होती है? ये आपके समझौते में ही होती है, सुलह में ही आपकी होती है। चलिए देखते हैं। यह समाधान की प्रक्रिया को औपचारिक और तेज बनाता है और विशेषज्ञ का उपयोग करने की अनुमति देता है। बिल्कुल बात ठीक है। मध्यस्थ का निर्णय कभी बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है? ये तो आपका गलत हो जाएगा। यह केवल तब लागू होता है जब विवाद में कोई ट्रेड यूनियन शामिल ना हो। यह सरकार के हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त करता है। ये तीनों ही आपके गलत हो जाएंगे। बचा क्या हमारा? बचा हमारा केवल ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है? ठीक है? ये विवाद जो विवाद है इसकी समाधान प्रक्रिया को औपचारिक और तेज बनाता है और विशेषज्ञ का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के किस चरण में श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीतिक नेताओं जैसे लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी का प्रमुख हस्तक्षेप रहा था? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था। तब मैंने आपको बताया था जो आपका द्वितीय चरण था। इसमें क्या आएगा? आपके ऑल इंडिया जो कांग्रेस है, ठीक है? ठीक है? जो आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, उसकी स्थापना हो रही है 1920 में। इसके अलावा ट्रेड यूनियन जो एक्ट है वो आपका आ रहा है 1926 में। ये सब क्या आ रहे हैं? ये सब आपके दूसरे चरण में आपको देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा होगा 20 का सही आंसर होगा द्वितीय चरण में, ठीक है? और इसमें देखोगे आप भारत स्वतंत्र हो रहा है, इसकी जो लड़ाई है काफी चरम सीमा पे है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो द्वितीय चरण है, यहाँ पे मजदूरों की भी बात की जा रही है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम कल्याण के लिए किस सिद्धांत को क्या पूछा गया है? फिलैंथ्रोपिक सिद्धांत भी कहा जाता है। फिलैंथ्रोपिक सिद्धांत किस बारे में कहा गया है? तो न्यासदारी सिद्धांत। क्या? ठीक है, न्यासदारी सिद्धांत है, इसको फिलैंथ्रोपिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसमें जो बात ये गांधी जी ने इसकी बात की थी और इसमें सीधा-सीधा यही होता है कि जो नियोक्ता होगा अपनी जो पैसा होगा, उसका जो पैसा होगा वो लोगों के परोपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए वो क्या करे? खर्च करे, ठीक है? वो आपका ट्रस्टीशिप थ्योरी के अंतर्गत आता है। चलिए, और वहीं हम लोग बात करेंगे जैसे आपका पुलिसी सिद्धांत की। तो पुलिसी सिद्धांत वो होता है जिसमें क्या होता है, जो नियोक्ता होगा वो कानून के डर से श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएगा। पुलिसिंग का काम यहाँ पे कौन रहा है? पुलिस का काम कौन करेगा? सरकार करेगा, कानून करेगा। इसके अलावा संतोष क्या होता है? संतोष का सिद्धांत वही होता है, ये भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि संतोष का सिद्धांत वही सिद्धांत होता है जहाँ पे जो है श्रमिकों के असंतोष ना हो, श्रमिकों की सारी बात मानी जाए, ठीक है? चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर क्या है कि औद्योगिक संबंध में एकात्मक दृष्टिकोण किसके बारे में बात की जा रही है? एकात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात की जा रही है कि एकात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले संगठनों में ट्रेड यूनियन को कमजोर करने के लिए प्रबंधन द्वारा आमतौर पर कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? आमतौर पर कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। अनिवार्य अधिनिर्णय का आह्वान करना। अगला ऑप्शन क्या कहता है? तो अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि उच्च स्तर पर सैन्य निर्धारण को लागू करना। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? प्रत्यक्ष संचार, व्यक्तिगत शिकायत निवारण प्रणाली और कर्मचारी लाभों में सुधार करने वाली यूनियन को
अनावश्यक बनाना, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। जो आपका एकात्मक दृष्टिकोण होता है, इसमें जो आपका नियोक्ता संगठन होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका एकात्मक दृष्टिकोण होता है, ये मानता है कि जो नियोक्ता है, यही एकमात्र वैधानिक संगठन है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन का संगठन है, वो वैधानिक संगठन नहीं है, ठीक है। तो यही बात कहती है जो यूनियन को अनावश्यक बनाना है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मजदूरी संहिता 2019 में न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय तल मजदूरी के बीच मुख्य अंतर क्या है? न्यूनतम मजदूरी की बात की जा रही है और राष्ट्रीय तल मजदूरी अंतर की बात की जा रही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि न्यूनतम मजदूरी केवल केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है, जबकि राष्ट्रीय तल मजदूरी राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। बिल्कुल बात ये आपकी गलत है। मतलब देखिए, राष्ट्रीय तल मजदूरी एक आधार है जिससे कोई भी राज्य अपनी न्यूनतम मजदूरी कम नहीं कर सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। जबकि न्यूनतम मजदूरी वह दर है जो राज्य सरकार द्वारा कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य करती है। ये भी आपकी बात तो ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन ठीक हो गया। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय तल मजदूरी केवल असंगठित क्षेत्र पर लागू होती है, संगठित क्षेत्र पर भी लागू होती है। न्यूनतम मजदूरी का केवल 100 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए लागू करना अनिवार्य है। ये भी आपका गलत है। सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत काम बंदी की परिभाषा का अर्थ क्या है? काम बंदी की परिभाषा का अर्थ क्या है? काम बंदी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। नियोजक द्वारा औद्योगिक विवाद के कारण काम को अस्थायी रूप से बंद कर देना। काम को अस्थायी रूप से बंद कर रहा है। कौन बंद कर रहा है? तो नियोजक बंद कर रहा है। तो नियोजक जब बंद करेगा तो क्या होगा आपका? तो होगी आपकी तालाबंदी। क्या होगी आपकी? तालाबंदी होगी। नियोजक ने क्या लगा दिया? ताला लगा दिया और अस्थायी रूप से लगाया है। ठीक है, यहाँ पे काम बंदी है तो यहाँ पे तालाबंदी, तो आपका नहीं होगा। नियोजक द्वारा औद्योगिक विवाद के कारण प्रतिष्ठान को स्थायी रूप से बंद करना। स्थायी रूप से बंद करना, तो यहाँ पे केवल अब क्या होगी? बंदी काम करती है। ठीक है, यहाँ पे बंदी होगी, तो ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। कोयला, कच्चा माल, बिजली की कमी या मशीनरी टूटने जैसे कारणों के काम करने में नियोक्ता की विफलता या अक्षमता, तो ये क्या होती है? आपकी काम बंदी होती है। काम क्या होगा? काम का बंद हो जाना। काम का बंद क्यों हो गया है? काम इसलिए बंद हो गया कि तो कोयला कमी आ गई है, कच्चे माल कमी आ गई है, बिजली कमी आ गई है। जिस मशीन पे काम कर रहे थे वो मशीन टूट गई है, और ये जब काम खराब हुए हैं तो नियोक्ता ने उसकी देखभाल नहीं की है, नियोक्ता ने उसको मरम्मत नहीं कराई है, नियोक्ता ने उसको लाके नहीं दिया है। तो ठीक है, तो जो नियोक्ता की अक्षमता जो होगी वो आपकी किसमें काउंट होगी आपकी? तो वो आपकी काउंट होगी काम बंदी में काउंट हो जाएगी। काम बंद हो गया, काम बंदी हो गई, तो सही आंसर क्या हमारा? सी का सही आंसर हो जाएगा। पुनः बताना चाहूंगा हमारे बैच के बारे में। हिंदी माध्यम में बैच आपको मिल रहा है। सभी सब्जेक्ट इसमें कवर कराए जा रहे हैं, चाहे आपके स्पेशल सब्जेक्ट हो गए या आपकी जीएस का सब्जेक्ट हो गए, सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं। मात्र 340 में कोर्स आपको मिल रहा है। यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST100, कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिए, बैच को परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि समाज सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के लिए मजदूरी सीमा का निर्धारित की गई, मजदूरी सीमा निर्धारित की गई है जब तक अन्यथा निर्दिष्ट ना हो। चलिए यहाँ पे बात की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। 15,000 प्रति माह से अधिक नहीं, 18,000 प्रति माह से अधिक नहीं, 21,000 प्रति माह से अधिक नहीं, या कह रहा है कि कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग सही आंसर ढूंढेंगे तो सही आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा 21,000। कितना होगा? 21,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मजदूरी की सीमा किसके लिए बात कर रहा है? तो कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान के लिए। और ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अभी इसी क्लास में उन्होंने ये क्वेश्चन किया भी है। ठीक है, हाँ, लेकिन लेकिन एक चीज आप पूछा है कि यहीं पे जो कर्मचारी आपका है दिव्यांग है। ठीक है, कैसा है? दिव्यांग है। तो दिव्यांग कर्मचारी है तो यही सीमा जो आपकी बढ़ कितनी हो जाती है? तो यही सीमा आपकी बढ़ के हो जाती है 25,000। कितनी हो जाएगी आपकी? 25,000 ये सीमा आपकी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 21,000 आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक सम्मान संहिता 2020 में यदि किसी प्रतिष्ठान में एकमात्र सौदेबाजी एजेंट देखिए 51% या उससे अधिक कामगारों का समर्थन प्राप्त करने वाली यूनियन को मान्यता नहीं मिलती है, तो नियोक्ता को विवादों पर चर्चा के लिए किस निकाय का गठन करना अनिवार्य होगा? किस निकाय का गठन करना अनिवार्य होगा? सौदेबाजी परिषद, कार्य समिति, संयुक्त प्रबंधन समिति परिषद, या औद्योगिक विवाद समाधान समिति? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 134 का? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? वो आपका होगा सौदेबाजी परिषद। क्या होगा आपका? सौदेबाजी परिषद का गठन करेगा, नियोक्ता गठन करेगा और आपसी समझौते से इसका समाधान कर लेगा। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं कि श्रम कल्याण के तहत निम्नलिखित में से किस सुविधा को बाह्य कल्याण सुविधा माना जाता है? बाह्य कल्याण सुविधा माना जाता है। बाह्य कल्याण सुविधा क्या होती है? ऐसी सुविधाएँ जो कर्मचारी को कंपनी के बाहर मिल रही है, फर्म के बाहर मिल रही है, ठीक है? चलिए देखते हैं। पानी पीने की सुविधा तो आपके अंदर ही आपको मिलेगी, ठीक है? पानी हो गया, शौचालय हो गया, इसके अलावा जो महिलाएँ होती हैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, इसके अलावा आराम गृह, ये सब कहाँ हो गया आपके आंतरिक केंद्र का काउंट हो गया। और देखिए क्रेच सुविधा आपकी अंदर ही मिलती है। अगला क्या कह रहा है? आवास सुविधा होगी और क्या? प्राथमिक चिकित्सा कक्ष। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष यदि कर्मचारी को क्या है कुछ हानि हो जाती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो वो कहाँ होना चाहिए? तो कंपनी के अंदर ही प्राथमिक कक्ष पे प्राथमिक उपचार कक्ष भी होना चाहिए। लेकिन जो आवास सुविधा है वो किस बाहर होगी? कंपनी के बाहर ही। तो ये बाह्य कारक बन जाता है, बाह्य कल्याण के लिए बन जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इस प्रकार से सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के तृतीय चरण में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तृतीय चरण के बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है? आंदोलन का पूरी तरह से परोपकारी होना, श्रमिकों को पहली बार हड़ताल या का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ, ट्रेड यूनियन का वैचारिक आधार पर विभाजन और तीव्र गुटीय प्रतिद्वंदिता, केवल गैर आर्थिक मुद्दों पर सौदेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 136 का। 5 सेकंड का आपको समय दूँगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका आंसर बताएँगे, ठीक है? चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा तृतीय चरण की बात कर रहे हैं, तो आप यदि अपने नोट्स देखोगे जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड आपको कराई थी, उसमें देखोगे आप, तो देखोगे आप ट्रेड यूनियन का जो वैचारिक आधार था वो विभाजन हो गया था और तीव्र गुटीय प्रतिद्वंदिता हाथ में आ गई थी। सही आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मजदूरी संहिता 2019 में किसमें? मजदूरी संहिता 2019 में समान पारिश्रमिक के प्रावधानों के तहत नियोक्ता को समान प्रगति के कार्य में पुरुष और महिला कामगारों के बीच निम्नलिखित में से किस मामले में लिंग के आधार पर भेदभाव करने का प्रतिबंधित किया गया है? लिंग के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना है। तो देखिए एक बात करते हैं, केवल वेतन भुगतान पर, केवल बोनस भुगतान पर, केवल ओवरटाइम भुगतान पर, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण जैसे रोजगार की शर्तों में। तो आपका सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा होगा वो आपका डी होगा। भर्ती में, प्रशिक्षण में, पदोन्नति में या ट्रांसफर में, ठीक है? स्थानांतरण में हमें भेदभाव नहीं करना, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, लिंग के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना है, ठीक है? समान पारिश्रमिक के प्रावधानों में ये बात आपकी कही गई है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा जो होगा वो आपका डी इसका सही आंसर होगा, डी। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 के अनुसार एक तालाबंदी क्या है? एक तालाबंदी को अवैध कब माना जाएगा? एक तालाबंदी को अवैध कब माना जाएगा? चलिए देखते हैं। यदि उस अवधि के दौरान जारी रहता है, ठीक है? उस अवधि के दौरान जारी रहता है, जब औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णय उच्च प्रतिष्ठान पर लागू हो। बिल्कुल, ये तो आपका ठीक होगा, ये तब अवैध माना ही जाएगा। फिर भी अगला ऑप्शन देख लेते हैं, यदि वह बिना नोटिस के किए वह बिना नोटिस के किया जाता है गैर सार्वजनिक उपयोगिता में। अगला देखिए, यदि वह ट्रेड यूनियन की मान्यता रद्द होने के बाद शुरू करता है और अगला कहता है यदि वह 60 दिनों से अधिक समय तक जारी करता है, तो सही इसमें क्या होगा? अवैध माना जाएगा। अवैध तब माना जाएगा जब वह अवधि के दौरान जब उस अवधि के दौरान जब क्या है आपका जो विवाद है वो जो आपका न्यायालय है उसके अधीन निर्णय पर प्रतिष्ठान पर लागू हो गया है। फिर भी क्या है मतलब निर्णय आ गया है। न्यायालय के द्वारा निर्णय आ चुका है, फिर भी क्या कर रहा है, जो आपका तालाबंदी हो रखी है, ठीक है? तालाबंदी फिर भी हो रखी है, निर्णय आ चुका है तो तालाबंदी को क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? ए इसका सही आंसर होगा। कौन-सा? ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 के तहत प्रतिष्ठानों में सुरक्षा समिति का गठन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है, किसमें? सुरक्षा समिति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? केवल सुरक्षा नियमों को लागू करने वाले अधिकारियों को सहायता प्रदान करना है। केवल किसी को एक चीज़ के लिए तो नहीं होगा। सुरक्षा, स्वास्थ्य उपायों के संबंध में प्रावधानों और कामगारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है और भागीदारी को सुनिश्चित करना है, ठीक है? यही आपका हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे हमें हमें नहीं जाना है, हमारा ऑप्शन में मिल गया, हमें आंसर हमारा मिल गया है। तो सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे? सही आंसर हमारा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की सबसे पुरानी और वैधानिक रूप से अनिवार्य पद्धति क्या है? सबसे पुरानी पूछा गया है और सबसे वैधानिक रूप से अनिवार्य पद्धति क्या है? चलिए देखते हैं।
संयुक्त प्रबंधन परिषद, कार्य समिति, श्रमिक निदेशक और सह निर्धारण। तो सबसे पुरानी और वैधानिक रूप से जो अनिवार्य पद्धति है वो कौन-सी होगी आपकी? तो वो आपकी होगी कार्य समिति। क्या होगी आपकी? कार्य समिति आपकी होती है। देखिए जो आपका औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 है और इसके अलावा जो आपका 2020 वाला सामाजिक सुरक्षा संहिता है, दोनों को मिला दिया गया था। इसमें धारा 3 के अनुसार इसमें बात की गई है कि यदि कर्मचारी जो कोई फर्म है, कंपनी है, उसमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे क्या है, कार्य समिति काम करेगी क्योंकि विवाद होता है तो कार्य समिति वहाँ पे काम करेगी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। पुनः बताना चाहूँगा हमारे बैच के बारे में, हिंदी माध्यम में बैच आपको उपलब्ध है, मात्र 349 में मिल रहा है, जिसमें हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराने वाले हैं, टॉपिक वाइज़ क्विज़ कराए जाएँगे। इसके अलावा वैकल्पिक सॉल्यूशन दिए जाएँगे, आपको मॉक टेस्ट दिया जाने वाला है, हैंड रिटेन नोट्स दिए जाएँगे आपको और इसके अलावा कोई भी क्वेरी करनी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। मात्र 349 में बैच आपको प्राप्त हो रहा है हिंदी माध्यम में। सारे सब्जेक्ट आपको कवर करा रहे हैं, चाहे आपके स्पेस सब्जेक्ट हो गए, जिसमें आपका लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, इसके अलावा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, जीएस में आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में जैसे आप देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सब आपको हम मात्र 349 में आपको कवर करा रहे हैं। तो देर मत करिए, बैच को परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।